सीए इंटर क्लियर हो चुका है। बहुत सारी सबको शुभकामनाएं। आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा खुश होंगे ऐसा मेरा मानना है। शायद आप कंपैरेटिवली ज्यादा खुश होंगे जितना खुश आप सीए फाउंडेशन के टाइम पे हो, राइट? आपको याद होगा कि फाउंडेशन के टाइम पे जब आपने फाउंडेशन क्लियर किया था तो ऐसा फीलिंग आने लगा था कि अरे सीए तो अभी हाफ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन ही गए, है ना। फिर जब फाउंडेशन पास होने के बाद आपने जब सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई की शुरू की तो आपका अचानक से मेंटेलिटी बदल गया। आपने बोला यार फाउंडेशन कितना आसान था, इंटर के इतने सारे सब्जेक्ट्स हो गए, अचानक से 8 सब्जेक्ट्स हो गए, 2-2 ग्रुप्स हो गए। फाउंडेशन में तो सोचा भी नहीं था कि इतनी पढ़ाई टफ होगी, बट चीजें फेवर में गई और फाइनली आपने सीए इंटर क्लियर किया। तो सबको उन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए ध्यान में जब आता है तो एक अलग ही फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है। एट द सेम टाइम मन में थोड़ा सा हल्का सा डर भी आता होगा कि अरे यार अब क्या होगा यार। आर्टिकलशिप को लेकर एक अलग एक्साइटमेंट कि यार अभी तक तो घर पे बैठे हुए थे, अब बाहर निकलेंगे हम, फॉर्म कौन सी ज्वाइन करें। बहुत सारे मन में सवाल, बहुत सारे मन में क्वेश्चंस, किधर ज्वाइन करें, बिग फोर्स ज्वाइन करें, मिड साइज फॉर्म ज्वाइन करें, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग कौन सी फॉर्म ज्वाइन करें। एट द सेम टाइम एक टेंशन की अरे यार सीए इंटर तो निकाल लिया, सीए फाइनल कितना टफ होगा, सीए फाइनल को कैसे प्रिपेयर करूं। चलिए इन सब चीजों पे शॉर्ट में बात करते हैं और अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो जरूर इसकी कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस भी बनाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें सीए में इंटर पास होने के बाद आर्टिकलशिप, क्योंकि सबसे पहला सवाल मन में बच्चे के यही आता है कि नाउ आर्टिकलशिप कहाँ करूं। पढ़ाई की बात भी बाद में आती है। आपको कई सारे आपके फ्रेंड्स आपको सजेस्ट करेंगे कि आर्टिकलशिप यहाँ करनी चाहिए, वहाँ करनी चाहिए, आर्टिकलशिप बिग फोर में करनी चाहिए। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नहीं बिग फोर में नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप कहीं के नहीं रहते हो, आपकी पढ़ाई नहीं होती है, मिड साइज फॉर्म में आर्टिकलशिप करो। कुछ लोग आपको बोलेंगे यार आर्टिकलशिप की नीड ही क्या है। सो पॉइंट नंबर 1 बेटा, आर्टिकलशिप की नीड है, आर्टिकलशिप की नीड बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने मन में ये सोच के बैठ रहे हो कि मैं सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं और मुझे कौन सा वो प्रैक्टिस करना है, मुझे तो जॉब करना है, मुझे आर्टिकलशिप से क्या लेना देना, मैं तो कहीं भी बस ऑन पेपर आर्टिकलशिप दिखा दूंगा और मैं कर लूंगा। मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ही गलत डिसीजन लेने जा रहे हो और आगे चल के आपको जॉब के टाइम पे भी दिक्कतें होंगी, ठीक है ना। जॉब के टाइम पे भी आपको प्रॉब्लम। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मुझे जॉब करना है तो मुझे आर्टिकलशिप से क्या मतलब, या ये भी आप ये मत सोचना कि यार मुझे ना जॉब करना है ना प्रैक्टिस करना है, मुझे सीए बनना है, उसके बाद मुझे अपना बिजनेस संभालना है। उसके बावजूद भी जब आप आर्टिकलशिप करते हो, जब आप 3 साल आर्टिकलशिप में देते हो, प्रपोज स्कीम में डेफिनेटली 2 साल हो चुके हैं, एक्स्ट्रा 1 ईयर सीओपी गैदर करने के लिए है, मिनिमम 2 साल हो चुके हैं। तो वो 2 साल ना आपके लिए गोल्डन पीरियड होता है, पता है। आर्टिकलशिप का 2 साल का गोल्डन पीरियड होता है। उस 2 साल में आपको इतनी सारी चीजें समझ में आती हैं, आप बहुत मैच्योर होने लगते हो, आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, आपका इंटरेक्शन क्लाइंट्स प्लेस पर आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, आपको बात करने का तरीका आता है कि यार समाज में, सोसाइटी में किस तरीके से बात की जाती है। मतलब आर्टिकलशिप ना सिर्फ आपको स्पेशलाइज्ड एरिया की नॉलेज देगा, आपको जनरल जिंदगी जीना सिखाएगा। और ये बहुत जरूरी, जिंदगी लिटरली कैसे जीते हैं, लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, हमारे सीनियर लोग कैसे हैं, पॉलिटिक्स कैसे होता है, क्या सब चीजें होती है, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है आर्टिकलशिप। सो आर्टिकलशिप करना डेफिनेटली मैंडेटरी होना चाहिए। है मैंडेटरी, मतलब इंस्टीट्यूट के द्वारा तो मैंडेटरी है, बट आपको आपके लिए मैंडेटरी करना पड़ेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर हम आर्टिकलशिप कहाँ करें, हम किसी बहुत बड़ी फॉर्म में जाएं, है ना, और या फिर हम किसी मिड साइज फॉर्म को पकड़ें।
मैं कहता हूं कि ये सब सवाल बाद में आते हैं। सबसे पहला सवाल आता है आपके मन में कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आपको लगता है कि आपको जीएसटी बहुत अच्छा लगता है, तो आप किसी ऐसी फॉर्म को चूज करिए जहां पर टैक्स रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड और जीएसटी का ए टू जेड काम, जहां पर सिर्फ जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग के काम नहीं होते, जहां पर जीएसटी की प्रोसीडिंग्स भी देखी जाती हैं, जहां पर सारी चीजें डील किया जाता है, जहां पर ऑफिसर लेवल से बात की जाती है, तो आप उस फॉर्म को चॉइस करिए। आपको लगता है कि आपका स्पेशलाइज एरिया ऑडिट हो सकता है, आपको ऑडिट में अच्छा लगता है। जब आप ऑडिट पढ़ते थे तो आपको लगता था कि यार मैं भी ऑडिट प्लेस पे जाऊंगा, मुझे भी बहुत सारे चीजें सीखने को मिलेंगी, मुझे भी क्लाइंट ऑफर करेगा कि सर एक मन में आता है कि अरे यार हमें भी ब्राइब ऑफर करेगा तो हम उसको डायलॉग मारेंगे, ओ बेटा तूने किसको ऑफर किया, ऐसा नहीं होता, फिर मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, मैं क्वालिफाइंग रिपोर्ट, ऐसा कुछ है। तो आप स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ऐसे ऑडिट्स में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, आप उस फर्म को ज्वाइन करो। आपको लगता है कि आपको अकाउंटिंग एरिया बहुत जमता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आपको बहुत अच्छा लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना अच्छा लगता है, इंड एएस को अप्लाई करना अच्छा लगता है, तो आप ऐसी फॉर्म में जाओ, ऐसे स्पेशलाइज एरिया में जाओ जहां पर आपको इंड एएस बेस्ड क्लाइंट्स मिले। जनरली इंड एएस बेस्ड क्लाइंट्स बड़ी फॉर्म में मिलते हैं, बिग फोर्स में मिलते हैं, बिग टेंस में मिलते हैं, बड़ी सिटीज में जो बड़ी फॉर्म्स होती हैं, दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, चेन्नई में, अहमदाबाद में हो गया, तो इंदौर में हो गया, साउथ में अगर बात करें तो बेंगलोर में हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, बड़ी फॉर्म्स में आप अप्लाई कर सकते हो जहां आपको वाइड लेवल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक्सपोजर मिलेगा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक्सपोजर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आपको स्टैंडर्ड्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम सीए फाइनल में जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ाता हूं खुद ही, तो वो आपका 100% मार्क्स का इंड एएस से कवर होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप आर्टिकलशिप उस एरिया में करोगे तो आपको अपने आप कहीं ना कहीं एफआर जैसे सब्जेक्ट में बहुत कॉन्फिडेंस आने लगेगा, तो आप ऐसा स्पेशलाइजेशन एरिया चूज कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये भी होंगे जो बोलेंगे कि सर स्पेशलाइज एरिया सर नहीं, मुझे नहीं पता था। मेरे जैसे बच्चे, लिटरली मैं भी उसी कैटेगरी का था उस टाइम पे, जब मुझे नहीं पता था कि ये सब में मेरा किस में इंटरेस्ट है। और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे जो सुन रहे होंगे, वो बोलेंगे कि सर हमने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया हमारा स्पेशलाइज एरिया क्या है। तो ऐसे केस में मैं आपको बोलूंगा कि पहले खुद जज करिए, पहले खुद सोचिए, उसके बाद आर्टिकलशिप पे जाइए, उसके बाद कोशिश करिए। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट बिग फोर। बिग फोर सब कुछ नहीं है और बिग फोर कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। देखिए यहाँ मैं कहूंगा कि अगर आप बड़ी सिटीज में ऑलरेडी रह रहे हैं तो उनको तो अपने आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हाँ यार हमारी सिटी में ही बिग फोर जैसी फॉर्म है, और बिग फोर नहीं है तो बड़ी बिग साइज फॉर्म है। बट जो बच्चे छोटे छोटे शहरों से आते हैं, और मैं मान सकता हूँ कि मैक्सिमम मुझे देखने वाले लोग छोटे शहरों से ज्यादा होंगे, मैं भी कहीं ना कहीं एक छोटे शहर से था, तो उन लोगों के मन में अगर कभी ऐसा आता है कि यार मतलब हमें छोटी फॉर्म ज्वाइन करनी चाहिए क्या, हमें स्मॉल फॉर्म, हम तो कहीं निकल ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार आपको किसी बिग फोर को, किसी बड़ी फॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए तो आप बिल्कुल करिए। बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज और बताऊं, एट द सेम टाइम अगर आप किसी मिड साइज फॉर्म को भी ज्वाइन करते हो ना, तो भी आप बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हो, बहुत ज्यादा सीख सकते हो। बिग फोर में जनरली क्या होता है, मैं ये डिसएडवांटेज नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बिग फोर के कुछ फीचर्स बता रहा हूँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। बिग फोर्स में जनरली क्या होता है ना, आर्टिकल लोगों को, मैक्सिमम केसेस में आर्टिकल लोगों को ऑडिट फील्ड में धकेला जाता है, मैक्सिमम केसेस इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट फील्ड में धकेला जाता है। जबकि मिड साइज जो फॉर्म्स होती हैं, वहां पर अगर आपको पता लगता है कि यार ये ऐसी मिड साइज फॉर्म है जहां पर ऑडिट भी हो रहा है, जहां पर जीएसटी का भी काम है, जहां पर इनकम टैक्स ऑडिट भी होता है, जहां पर स्टैट ऑडिट भी हो रहे हैं, जहां पर एक लेवल ऑफ अकाउंटिंग का भी काम होता है, हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वाला काम भी होता है, तो डेफिनेटली आप मिड साइज फॉर्म को भी चूज कर सकते हो, क्योंकि इट इज नॉट ऑलवेज कि वी शुड बी स्पेशलाइज्ड इन वन सब्जेक्ट।
इधर यू कैन चेक ऑफ ऑल यार, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो 2 साल से 3 साल का जो आर्टिकलशिप का पीरियड होता है ना, अगर आपको लगता है कि आप इसमें सब कुछ सीख जाओगे तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो, बहुत ही गलत सोच रहे हो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे आज सीए बने हुए टेंटेटिवली 10 साल से ऊपर हो चुके, मेरा ये 11वां 12वां साल चल रहा है। तो आज मैं खुद कह सकता हूं कि आई एम स्पेशलाइज इन इंड एस। एक समय था जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मुझे जीएसटी का नॉलेज था, मुझे इनकम टैक्स का नॉलेज था, बट मेरा स्पेशलाइजेशन क्योंकि मुझे इंड एस लगा तो मैंने अपने आप को वहां पर धकेला। अगर आज भी मुझे अपना रिटर्न फाइल करना होता है तो मैं खुद फाइल नहीं करता हूं, मैंने अपने दूसरे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया हुआ है रिटर्न फाइल करने के लिए, बिकॉज़ आई एम नॉट दैट मच कैपेबल ऑफ अप्लाइंग दैट नॉलेज, क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज नहीं है। और अगर मुझे करना भी पड़ा तो मुझे समय देना पड़ेगा, समय देने के बाद मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो टेक्निकली आज मैंने देखा है, मैं अपने बॉस को देखता था जब मैं आर्टिकलशिप में था कि मेरे प्रिंसिपल, मेरे बॉस अगर कोई पर्टिकुलर केस डील कर रहे हैं, कमिश्नर में अपील लगी हुई है, केस डील कर रहे हैं, तो वो कुछ किताबें पढ़ रहे हैं, वो पढ़ के जा रहे हैं, वो कुछ नॉलेज लेने के बाद वो केस डील करने जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये 2 साल से 3 साल में आपको सब कुछ आ जाएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग आपको 5% आए, 5% ही ज्यादा, उससे ज्यादा आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एज अ आर्टिकल उतरोगे फील्ड में, एज अ बॉस की तरह, एज अ ओनर की तरह, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह नहीं उतरोगे। तो आपको भी शुरू में फ्रेशर माना जाएगा, शुरू में बहुत ही कम काम दिया जाएगा या लो लेवल का काम दिया जाएगा, धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। तो एट द सेम टाइम मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चों के मन में ये है कि यार काश मैं भी बड़ी फर्म में ज्वाइन कर सकता था, करना चाहता हूं बिग 4, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बिग साइज फर्म है जहां आपको लगता है कि यार यहाँ पर काम तो है, यहाँ पर काम तो है, तो आप उस मिड साइज फर्म को भी ज्वाइन करते हो ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि इवन जो स्मॉल फर्म्स होती हैं, प्रैक्टिसिंग फर्म्स होती हैं, जहां पर आर्टिकल्स और एम्प्लॉय, जहां पर ह्यूमन रिसोर्स कम होता है, इवन अगर आप वैसी फर्म भी ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पे भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत कम होंगे तो आपको काम बहुत ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिल खोल के सोचो, अगर बिग 4 बिग साइज फर्म में जाने की अपॉर्चुनिटी है तो जरूर जाओ, बट इस इंटेंशन से मत जाओ कि सब कुछ सीख जाओगे। हो सकता है शायद एक ही स्पेशलाइजेशन करने में लग जाओ, हो सकता है शायद आपको आपके मन के माफिक काम ना मिले, आपको लगे कि यार मेरा काम तो, मुझे तो टैक्स अच्छा लगता था, इंड एस अच्छा लगता था, मुझे कहाँ ऑडिट में डाल दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, कर लो। अब आर्टिकलशिप को जितना लाइटली लोगे उतना ज्यादा अच्छा है, उतना आप अपनी पढ़ाई को टाइम दे पाओगे। मैंने लाइटली का मतलब ये नहीं बोला कि सीखो मत, मैंने ये बोला कि एक बार आपने डिसीजन ले लिया ना कि मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया कहीं, तो आप रिग्रेट मत करना। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचना अरे यार मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने ऐसा किया। बिल्कुल ऐसा मत सोचना। अगर तुमने ऐसी फर्म ज्वाइन कर ली जहां पर तुम्हारे पास काम कम है, तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज है कि तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम है। और अगर तुमने ऐसी फर्म ज्वाइन कर ली कि जहां काम बहुत ज्यादा है, वहां तो तुम्हें अपनी पढ़ाई को मैनेज करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। ये मत सोचना कि बिग 4 ज्वाइन कर लिया, अब मेरा जिंदगी का टारगेट खत्म हो गया, अब तो बस, अब तो मैं सीए बन जाऊंगा और सीए बनने के बाद तो मेरे को बिग 4 तो ऑफर कर ही देगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीए बनने के लिए तेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो पॉइंट ये नहीं है कि आर्टिकलशिप कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। आर्टिकलशिप कहीं भी ज्वाइन करो, कहीं पे भी ज्वाइन करो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप कुछ ना कुछ तो सीख के बाहर आओगे इसमें। आप मैच्योर पर्सन बन के आओगे, आपको तरीका समझ में आएगा हाउ टू हैंडल एनी पर्टिकुलर पर्सन, हैंडल एनी क्लाइंट, हाउ टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। आपको ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे आप छोटी फॉर्म में जाओ, चाहे आप बड़ी फॉर्म में जाओ। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस प्लान कर रहे हो, अब आता हूं मैं मुद्दे पे। अगर आप प्रैक्टिस प्लान कर रहे हो, आपके पास ये है कि मैं सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करूंगा, मैं सीए बनने के बाद जरूर प्रैक्टिस करूंगा, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्योंकि आप अपने ही सिटी से बिलोंग करते होगे, आपको उसी सिटी में प्रैक्टिस करना है, फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाहर जाने के बारे में ना सोचें। आपको क्योंकि प्रैक्टिस करना है तो आपको वहां के एरिया का माहौल समझ में आना चाहिए। आप अगर प्रैक्टिस के इंटेंशन से आर्टिकलशिप, अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे प्रैक्टिस करना है, तो आप आर्टिकलशिप अपने ही सिटी में ढूंढिए।
भले फिर वो मिड साइज फॉर्म क्यों ना हो, क्योंकि आपको आपकी खुद की सिटी का एनवायरनमेंट, माइंडसेट समझना पड़ेगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ काम कैसे चलता है, क्योंकि आपको यही रहना है। पर अगर आप जॉब का प्लान कर रहे हो, आप ये प्लान कर रहे हो कि यार मुझे जॉब करना है, तो कोई मैटर नहीं करता, आप मिड साइज फॉर्म में जाओ, आप बिग साइज फॉर्म में जाओ, आप बिग 4 में जाओ। बेशक बिग साइज फॉर्म और बिग 4 में जाने से मैं कह सकता हूं कि 10-12% एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, बट इतना बड़ा भी एडवांटेज नहीं मिलता कि छोटी साइज की फर्म को ज्वाइन करके हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अपने रियल लाइफ एग्जांपल में आपको बता रहा हूं। जब सीए बन जाते हैं ना, तो सीए बनने के बाद आपको आईसीआई कैंपस में बुलाता है, ठीक है ना। आपको कहता है आईसीआई कि आप कैंपस के लिए फॉर्म भरिए और आपको चूज किया जाएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, पता है वहां पर किस तरीके से कॉल होता है, किस किस का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो अलग हो जाइए, किस किस का सेकंड अटेम्प्ट है वो अलग हो जाइए, बाकी सब जाइए बाहर, आपकी नीड नहीं है, क्योंकि कंपनीज को आपकी जरूरत है। ऐसा भी कभी कभार होता है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है कि मैक्सिमम 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट के बच्चों को ही प्रायोरिटी मिलती है। वहां ये नहीं पूछा जाता है पहले प्रायोरिटी में कि तुमने आर्टिकलशिप कहां से की, यहाँ ये पूछा जाता है कि तुमने कौन से अटेम्प्ट में क्लियर किया। It is not always the same situation, but it can be the situation with you. Understood? So instead of thinking so much on articleship, just join the articleship with your interest, with your area of interest. Area of interest नहीं है, बाहर जाने का नहीं सोच पा रहे हो, किसी मिड साइज फॉर्म को ज्वाइन करो, आपको काम सीखने को मिलेगा। और रिग्रेट करना भूल जाओ कि यार मैंने गलती कर दी, मेरे को मेरे फ्रेंड्स आके बताते हैं कि हमने तो यहाँ ज्वाइन किया, वहां ज्वाइन किया, वहां ज्यादा काम है। भाई तेरे पास पढ़ने का टाइम। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे कि सर पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। मैं इसके ऊपर अलग से डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा, बट क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए और मेरा यहाँ पर मानना था कि मैं आर्टिकलशिप पे ज्यादा बच्चों को फोकस करवाऊं, तो मैं आपको यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि देखो बेटा, आपका टारगेट क्या होना चाहिए और एक रैंकर का टारगेट क्या होता है। रैंकर का टारगेट होता है कि अगर उसके पास सीए इंटर पास होने के बाद 2.5 साल है, 2.5 ईयर है या 3 साल है, अब क्योंकि अभी आप पास हुए हो, तो प्रोबेबली आप सब कह सकते हैं कि आप सब इंस्टीट्यूट की जो न्यू प्रपोज स्कीम आने वाली है, आप उस स्कीम का पार्ट बनोगे, ऐसा लग रहा है। सब कुछ चीजें क्लियर है, स्कीम आने वाली है, आपका आर्टिकलशिप अभी शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप उस न्यू स्कीम का ही पार्ट बनोगे, जिस स्कीम के अंदर आपको 2 साल की मिनिमम आर्टिकलशिप करनी है, सीओपी के लिए आपको 1 साल की आर्टिकलशिप करनी है। तो अगर आप ये सोचें कि आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करनी है, उसके बाद तो आप सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे दोगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास 2 साल है। तो आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करते वक्त ये भी सोचना पड़ेगा कि यार मेरे पास 2 साल है, तो मुझे किसी भी तरीके से 1 साल 2-3 महीने के अंदर या 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, पर क्योंकि सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थोड़े से कम हो गए हैं, तो इन चीजों को कंसीडर करके, क्योंकि अब 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे सीए फाइनल में, सीए फाइनल में कॉस्टिंग नहीं रहेगा, लॉ नहीं रहेगा, तो कंसीडरिंग द फैक्ट कि अमेंडमेंट वाले सब्जेक्ट सिर्फ डीटी और आईटीटी होता है, वो लास्ट में किए जाते हैं। कंसीडरिंग द फैक्ट, दिस फैक्ट कि आपके पास 2 साल का टाइम है, 2 साल में आपको मिनिमम 8 महीने का फ्री पीरियड चाहिए अपने लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए, जहां पर आप कोचिंग क्लासेस से, सेल्फ स्टडी से, सब कुछ से फ्री हो जाओ और आप 7 से 8 महीने आप अपनी पढ़ाई को निकाल सको। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सीए फाइनल को साथ चलाइए आर्टिकलशिप के। कई सारे बच्चे बेवकूफी ये करते हैं कि आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेते हैं, फिर 3-3, 4-4 महीने तक पढ़ाई नहीं करते। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, ये मत करिएगा। आप 4-4 महीने तक पढ़ाई नहीं करते हो, 3-3 महीने तक पढ़ाई नहीं करते हो। कई सारे बच्चे फॉर्मेलिटी बेसिस पे कोई ना कोई सब्जेक्ट परचेज कर लेते हैं। आमतौर पर एफआर पहला सब्जेक्ट होता है परचेज करने वाला, या फिर एसएफएम होता है। अब क्योंकि एसएफएम में सुनने में आ रहा है कि थोड़े से बदलाव एक्सपेक्टेड है, कितने एक्सपेक्टेड है मुझे नहीं पता, पर थोड़े से बदलाव एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उसका नाम भी बदलने वाला है। जबकि एफआर में ऐसा कोई बदलाव एक्सपेक्टेड नहीं है, इंडियस ही चल रहा है, इंडियस ही चलेगा। पेपर का पैटर्न में भी हो सकता है एमसीक्यू में कवर हो जाए। तो कई सारे बच्चे एफआर पहले लेते हैं, एसएफएम पहले लेते हैं, बट बहुत सारे बच्चे उसको सीरियसली नहीं करते, क्लासेस को सीरियसली ज्वाइन नहीं करते, जिस वजह से बाद में वो कहते हैं कि यार हम भूल गए।
हमें वापस से मुझे लगता है हमें सर का बूस्टर सेशन करना पड़ेगा, हमें सर का रिवीजन सेशन करना पड़ेगा, हमें सर का फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लेना पड़ेगा। आप ये पोजीशन पे अपने आप को मत लाना क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। सो योर टारगेट शुड बी कि मैं सीए फाइनल की पढ़ाई साथ साथ करूं। आर्टिकलशिप, वंस आई हैव जॉइंड द आर्टिकलशिप, immediately after that I need to plan my subjects कि मुझे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, दूसरा कौन सा करना है। अगर मेरे पास टाइम बहुत सारा है तो मैं दिन में 2 सब्जेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं। अगर मेरे पास टाइम कम है क्योंकि आर्टिकलशिप बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है तो मैं मिनिमम 1 सब्जेक्ट तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना। अगर आप ये सोचना चाह रहे हो कि सर कौन से सब्जेक्ट से शुरू करें, तो मेरा पर्सनली मानना है कि देयर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, like FR and audit or SFM and audit. FR and audit can be the best combination. क्यों? क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं ऐसे हैं जिनमें बदलाव नहीं होगा। ऑडिट सीए की माँ है और FR मतलब अकाउंट सीए का बाप, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए, बाकी सब हैं, बाकी सब फैमिली मेंबर्स हैं, DT ITT ये सब भाई बहन है। बट देखा जाए तो FR इंड AS फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चीजें बदलाव नहीं आने वाली, ठीक है ना। आएगा भी तो पेपर का पैटर्न बदल सकता है, एज सच कोई नए चैप्टर्स, नई चीजें नहीं आएंगी क्योंकि इंड AS के अलावा और कुछ है ही नहीं। आज हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं किसी कंपनी के तो हमें इंड AS फॉलो करना पड़ता है और इंड AS FR का पार्ट है, 100% पार्ट है। अगर हुआ भी तो इक्का दुक्का कुछ चैप्टर नया आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप FR और ऑडिट का कॉम्बिनेशन ले सकते हो अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम। आप कहोगे सर ऑडिट तो थ्योरी है सर, हम तो बाद में भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि अभी कर लो, अभी साथ साथ अपने अपने नोट्स बनाते जाओ ताकि बाद में आप जब फिर से उठाओगे तो आपके पास आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, अरे ऑडिट तो थ्योरी है ना, बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता डियर। बाद में वो आपको बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ऑडिट अच्छा नहीं लगता होगा, जिनको ऑडिट बहुत ही बेकार बोरिंग लगता होगा। मुझे भी ऐसा लगता था क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है। उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप साथ साथ थ्योरी उठाओ अगर आपके पास समय है तो, क्योंकि वैसे भी प्रपोज स्कीम में आप कौन से सब्जेक्ट के ऊपर जा सकते हो। आप FR को लेकर जा सकते हो, आप ऑडिट को लेकर जा सकते हो, थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूं कि आप SFM को लेकर सोच सकते हो। पर क्योंकि SFM का मैं टीचर नहीं हूं और SFM का नाम भी बदल रहा है, AFM हो रहा है, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट कितना चेंज होगा कितना चेंज नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम बदल रहा है तो मे भी शायद चीजें बदलाव आए। अदर देन दैट आपके पास फिलहाल चॉइस नहीं, आपके पास आप लॉ तो बचा नहीं सब्जेक्ट, राइट। उसके अलावा DT ITT फिलहाल तो आप करोगे नहीं क्योंकि आपका अटेम्प्ट ऑब्वियसली दूर होगा, तो आप कोशिश करोगे कि यार पहले मैं FR SFM ऑडिट ये सब्जेक्ट खत्म करूं फिर मैं DT ITT पे जाऊं, अंडरस्टूड। और एक जो छठा सब्जेक्ट नया आएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी या व्हाटएवर जो भी वो आएगा, वो जब आएगा तब मालूम पड़ेगा, अभी तो उसके बारे में पता ही नहीं है। तो टेक्निकली यू हैव चॉइस कि आप FR SFM ऑडिट इनमें जा सकते हो। आमतौर पर ऑडिट एज अ सपोर्टिंग सब्जेक्ट की तरह लिया जाता है, सपोर्टिंग इन द सेंस कि प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी अगर करनी है तो। बट मोस्टली मैंने देखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप ऑडिट से शुरुआत कर रहे हो, नहीं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो अपनी सीए फाइनल की शुरुआत, आप पढ़ाई की शुरुआत आर्टिकलशिप के अगले दिन से ही शुरू कर दीजिए, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 साल का टाइम है अगर हम प्रपोज स्कीम की बात करें, और 2 साल में से आपको 1.5 साल, आपको 1 ईयर 4 months 4 to 5 months तक आपको कोशिश करनी है कि आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, DT ITT भी खत्म हो जाए, आपको ये कोशिश करनी है ताकि आपको एक अच्छा खासा टाइम मिले फाइनल की पढ़ाई करने के लिए, फाइनल के रिविजन्स, टेस्ट सीरीज प्लान करने के लिए, अंडरस्टूड और नॉट। न्यू स्कीम है, न्यू स्कीम में क्या बदलाव होंगे, कोर्स कितना टफ होगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, हमें नहीं पता, पर हम अपने आप को रेडी कर सकते हैं इस बेसिस पे कि यार हम तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे, हम अपने आप को बहुत अच्छा टाइम देंगे ताकि हम किसी भी तरीके से पास हो जाए और अच्छे नंबर। तो यस, यही एक गाइडेंस मुझे आपको देना था। FR के रिगार्डिंग मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप हमारा FR का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, लाइव बैच होता है, तो आप अगर वो ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट हो चुका है तो उसके एंट्री पॉइंट्स रहते हैं FR में, अभी तक हमने कुछ लगभग 15 लेक्चर्स कवर किए हैं, तो आप बीच में भी ज्वाइन कर सकते हो। वी हैव द एंट्री पॉइंट्स इन FR,
और हमने FR के एंट्री पॉइंट्स अपने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल के रखे हैं कि FR के कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स, ठीक है ना। और इसका एक सेपरेट वीडियो भी हमने बना के रखा है कि FR, अगर आप बीच में, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे लाइव बैच लेना है जय सर का और मुझे लाइव बैच तो स्टार्ट हो चुका है तो मैं बीच में से ज्वाइन कर सकता हूं, तो कब से कर सकता हूं, तो वो एंट्री पॉइंट के रिगार्डिंग भी हमने गाइडेंस दी थी, तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया वो चीजों को थॉट एक बार जरूर दीजिएगा, और वंस यू हैव जॉइन्ड द ऑफिस आर्टिकलशिप प्लीज डोंट रिग्रेट, ठीक है ना, कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, आर्टिकलशिप को जितना अच्छे से मन लगा के करोगे, साथ साथ लाइटली लोगे, पढ़ाई उतनी अच्छी होगी, नहीं तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करिएगा, और एट द सेम टाइम आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद आप जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू, राइट। सो यस, इसी चीज को मानते हुए कि आप ये सब चीजें ध्यान रखेंगे, हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। और अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। आप ये वीडियो जरूर आप लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी, CA फाइनल एंड आर्टिकलशिप ऑफ कोर्स। सो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, और अगर आपको और भी अगर कुछ भी हमसे अगर कुछ पूछना हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप पे मुझे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हो। अगर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए, अगर आपको किसी प्रकार की काउंसलिंग चाहिए, आपको अगर कुछ चीजें पूछनी है, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आपको नंबर यहाँ पर भी आ रहा होगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल दिया है, आप जरूर उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।